ऑलराइट, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखो, आज की वीडियो में ना हम लोग करने जा रहे हैं फोर्सेस। तो फोर्सेस शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर वही नहीं समझ में आएगा तो फिर फोर्सेस आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है। सो देखो, कल की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट को कंप्लीट किया था। फिर मैंने आपको लाइक एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स भी बताया था, और मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट, ये सब का फॉर्मूला मैंने आपको लाइक एवरीथिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया था, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। एक मेथड होता है हमारा सर्कल वाला मेथड, और दूसरा मेथड होता है हमारा डिटर्मिनेंट मेथड। तो आपको मैंने उसके ऊपर 2 सवाल भी दिए थे होमवर्क में। तो आई होप कि आप लोगों ने वो सवाल को किया है और उसका आंसर आप लोगों ने मैच कर लिया होगा, है ना। तो देखो, बेसिकली क्या है कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट को नॉर्मली करते हो ना, तो उस टाइम आपको डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है ना। डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे, ये सब का डायरेक्शन का, जैसे नेगेटिव साइन का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन वही फ़ायदा है डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट में आपको डायरेक्शन का कोई ख्याल नहीं रखना। डिटर्मिनेंट मेथड में आप डायरेक्टली अगर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हो कंसिडरिंग द साइन, तो आपका आंसर करेक्ट आता है। ठीक है। तो यही एक एडवांटेज होता है डिटर्मिनेंट मेथड का। लेकिन वही है कि अगर आप जल्दी देखो, बेसिकली क्या करना है अपने को, अपन दोनों मेथड लगा सकते हैं। अपने को टाइम सेव करना है, तो तुमको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि तुमको दोनों में से किस मेथड में ज़्यादा टाइम लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुम्हें डिटर्मिनेंट मेथड में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो तुम उसे छोड़ सकते हो। अगर तुम नॉर्मल मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हो, तुम आराम से कर लेते हो नॉर्मल मेथड को, देन दैट्स वेरी गुड, है ना। लेकिन अगर तुम्हें नॉर्मल मेथड में टाइम लग रहा है तो तुम डिटर्मिनेंट मेथड में जा सकते हो, है ना। अगर तुम्हें लाइक जे क्रॉस के क्रॉस आई करने में जो प्लस माइनस का जो अंतर है, अगर लाइक उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकेंड। यस, अब ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था ना कि अगर तुम्हें नॉर्मल मेथड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम डिटर्मिनेंट मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है। तो देखो, आज हम लोग करने वाले हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है। सो देखो क्या होता है, हेडिंग डालो, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, राइट। सो देखो, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप इसे ये भी कह सकते हो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या फिर आप इसे कंपोनेंट भी कह सकते हो, है ना। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, इनमें से आप कोई सी भी दो नाम इसे बुला सकते हो, रेजोल्यूशन या कंपोनेंट, राइट। सो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, क्या होता है कि मान लो, लेट्स से कि हमने यहाँ पे एक अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया है ना। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है। और स्टूडेंट्स, लेट्स इमेजिन कि यहाँ पे एक हमारा वेक्टर है कुछ इस डायरेक्शन में। तो मैं क्या बोल रहा था कि देखो, यहाँ पे हमने जब कोऑर्डिनेट एक्सिस अपना बनाया, तो यहाँ पे लेट्स इमेजिन कि हमने एक वेक्टर यहाँ पे जूम किया, ए वेक्टर को, है ना। और ये ए वेक्टर जो है, ये लेट्स से, अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइक ऐसे बना दूँ, लेट्स से कि अगर मैं इसे थोड़ा सा लाइक यहाँ से बना देता हूँ, है ना, थोड़ा सा ऐसे स्लांट बना देता। लेट्स से ये हमारा ए वेक्टर है, और ये जो ए वेक्टर है, दिस वेक्टर इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द एक्सिस, है ना। दिस वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, राइट। सो देखो, जब भी ऐसा कुछ हमारा वेक्टर किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइन रहता है, तो इस वेक्टर के हमेशा दो कंपोनेंट बनते हैं, राइट। इस वेक्टर के हमेशा दो कंपोनेंट बनते हैं। कंपोनेंट मतलब रेजोल्यूशन भी कह सकते हो। ये वेक्टर हमारा दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है, फिर दो डायरेक्शन में रिजॉल्व होता है। एक डायरेक्शन होता है अलोंग द एक्सिस, और एक डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। यानी एक डायरेक्शन हो गया हमारा अलोंग द एक्सिस, और एक डायरेक्शन हो गया हमारा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक है, ये होता है कंडीशन। तो जो अलोंग द एक्सिस होता है ना, जो अलोंग द एक्सिस होता है, उस कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं
ये वाला अलोंग द एक्सिस, इसे कहते हैं हम लोग ए कॉस थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा। और जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होता है, ये वाला है ना, इसे हम लोग कहते हैं ए साइन थीटा। ठीक है, ये कंडीशन होता है। ये हो गया हमारा कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस, और ये हो गया हमारा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, है ना। कंपोनेंट या रेजोल्यूशन बोल सकते हो, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, राइट। ये हो गया हमारा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक है, सो इस तरीके से जो है हमारा कोई भी अगर वेक्टर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा जो होता है दैट इज अलोंग द एक्सिस, एंड ए कॉस थीटा इज अलोंग द एक्सिस एंड ए साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, राइट, है ना। तो ये हमारा होता है अपना वेक्टर का रेजोल्यूशन। बस आपको इतना ही समझना था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल अपन कंसिडर करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल देखोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, लेट सपोज कि एक वेक्टर है ना, एक वेक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में है, और इसका जो वैल्यू है दैट इज, लेट्स से कि इसका जो वैल्यू है दैट इज 2 न्यूटन, है ना। 2 न्यूटन का जो फोर्स है, आपको पता ही है कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो 2 यूनिट का फोर्स है, 2 न्यूटन का जो फोर्स है वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे हम लोग ये जो डिटेलिंग है इसकी हम लोग लॉस ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। तो आप मुझे बताओ, इसको अगर आप रिजॉल्व करोगे ना, इसको अगर आप ढंग से रिजॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, रिजॉल्व करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपका जो ये वाला कंपोनेंट है विच इज़ अलोंग द एक्सिस, दिस इज 2 cos 45, है ना। और ये वाला जो कंपोनेंट है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, दिस इज 2 sin 45। बस यही करना रहता है आप, और कुछ नहीं। अगर आपने ये सीख गया तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, सो अगर आप इसका वैल्यू लिखना चाहो तो ये हो जाएगा आपका √2, सॉरी √2, हाँ √2 हो जाएगा, √2 न्यूटन। और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, √2 न्यूटन, राइट। सो इस तरीके से आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल यहाँ ले लो। जितना ज़्यादा इसके ऊपर एग्जांपल करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल, राइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक हमारा फोर्स है, वो कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। आपको पता ही है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है ना। फोर्स हम लोग किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, आपने क्लास 9th या 10th में पढ़ा ही होगा। लेट्स से एक हमारा फोर्स है विच इज़ ऑफ 10 न्यूटन एंड इट इज़ एक्टिंग ऑन दिस डायरेक्शन विच इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दिस एक्सिस। तो आपको मुझे बताना है इसके अगर आप कंपोनेंट्स आप ब्रेक करोगे, है ना, अगर आप इसके कंपोनेंट्स को देखोगे, रिजॉल्व करोगे इस वेक्टर को, तो इस तरफ एक इसका विच इज़ अलोंग द एक्सिस, है ना, देख सकते हो अलोंग द एक्सिस, एक तरफ हमारा इसका कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 30, और एक तरफ विच इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, है ना, ये वाला दिस विल बी हाउ मच, 10 sin 30। इस तरीके से आपको रिजॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 5√3, है ना, और ये हमारा हो जाएगा 5। इस तरीके से आपको वेक्टर को रिजॉल्व करना होता है। हमेशा 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर देना, एक कंपोनेंट विच इज़ हमारा along the axis and one component which is perpendicular to the axis। ठीक है,
इस तरीके से आपको रिजॉल्व करना होता है वेक्टर को, राइट। सो देखो, ये जो बेसिकली हमारा चीज़ है, ये हम लोग इसका जो हम लोग डेप्थ में है ना, थोड़ा डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में, जो कि हमारा 2 चैप्टर के बाद आएगा, है ना। इसके बाद वाला जो चैप्टर है दैट विल बी काइनेमेटिक्स, उसके बाद वाला जो चैप्टर है दैट इज सर्कुलर मोशन, है ना। देन हम लोग पढ़ेंगे अपना लॉज ऑफ मोशन, नहीं काइनेमेटिक्स के बाद ही हम लोग पढ़ लेंगे बेसिकली लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के बाद हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, क्योंकि सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन का वो एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे अपना चैप्टर, राइट। तो ज़्यादा दूर नहीं है, तुरंत हो जाएगा, टाइम भी आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन पढ़ना शुरू कर दिया, ओके। सो इस तरीके से हमारा कंडीशन होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा रिजॉल्व करते हैं वेक्टर को, ठीक है। तो आई थिंक आपको वेक्टर रिजॉल्व करने आ गया, ऑलराइट। अब हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं फोर्सेस, ओके। सो हेडिंग दे दो फोर्सेस, और देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ, फोर्सेस हम लोग मेजर इसका जो पार्ट है ना, फोर्सेस, ठीक है, फोर्सेस का जो मेजर पार्ट है वो हम लोग एनएलएम में कवर करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन वेश्चन सब करेंगे, वो हम लोग एनएलएम वो जो होता है ना लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम, उसमें कवर करेंगे, ओके। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मेजर पार्ट हम लोग इसका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कवर करेंगे, ठीक है। जहाँ पे हम लोग इसको एकदम डेप्थ में एनालिसिस करेंगे इसका, फिर अपन इसको क्वेश्चन इसके अच्छे से सॉल्व करेंगे, राइट। बहुत सारे फोर्सेस फिर इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इतना फोर्सेस हम लोग को अभी नहीं करने हैं। ये जो मेजर जो फोर्सेस वाला पार्ट है दैट विल बी द पार्ट ऑफ आवर लॉज ऑफ मोशन, है ना। बट अभी मैं आपको सिर्फ बताने जा रहा हूँ कि फोर्सेस को आपको कैसे रिजॉल्व करना है ना। कितने तरीके के फोर्सेस एक बॉडी पे लगते हैं, ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस क्या होती है, राइट, ओके। तो एक्सलरेशन जो है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मतलब देखो मैं बताया ना कि फोर्सेस जो हमारा मेजर पार्ट होगा वो हम लोग लॉज ऑफ मोशन में करेंगे, राइट। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज़ लिखो, क्या, कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होता है? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है, हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। और इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। तो फोर्स का सबसे पहले लिखना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग बेसिकली जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? सो यहाँ पे लिखो इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट एरो दे के लिखो इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखो, इट इज अ स्टेट, it is a state where the net forces acting on the body is balanced, ठीक है। इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे एक बॉडी पे जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो हमेशा बैलेंस्ड रहते हैं। जैसे आप लोग अगर अभी बैठ के लेक्चर देख रहे हो तो आप इक्विलिब्रियम में हो, क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, आप ही सोचो कि आपके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, बताओ। आपके ऊपर एक फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है ना। आपके ऊपर वेट लग रहा है ना, वेट का जो फोर्स है वो लग रहा है। आपके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, राइट। आपके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस है जो लग रहे हैं, लेकिन आप अपने जगह से हिल नहीं पा रहे हो, है ना। क्यों? क्योंकि वो जितने भी फोर्सेस आपके ऊपर लग रहे हैं वो सारे बैलेंस्ड हैं।
दैट मीन्स कि आप किस में हो, इक्विलिब्रियम पोजिशन में हो, है ना, स्टेट पे हो। ओके सो देखो फिजिक्स में हमें जो बेसिकली पढ़ना है ना वो इक्विलिब्रियम ही पढ़ना है। अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं, राइट, हमें ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे सारे फोर्सेस का थोड़ा थोड़ा चीज़ बता देता हूँ। हर एक चीज़ देखो, जितने भी फोर्सेस हमें पढ़ने हैं ना पूरे फिजिक्स में, मैं आपको हर एक फोर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। सारे फोर्सेस के बारे में मैं आपको हल्का ब्रीफ कर दूंगा, लेकिन डेप्थ अपन पर्टिकुलर चैप्टर में ही पढ़ेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर चैप्टर जब होगा हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो लॉज ऑफ मोशन में हम लोग उस पर्टिकुलर फोर्स को स्टडी करेंगे, राइट, है ना। सो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं पहला फोर्स, है ना। फोर्स नंबर 1 इज वेट ऑफ अ बॉडी, है ना, वेट ऑफ अ बॉडी। ऐसे कर लो, जस्ट अ सेकेंड, नंबर 1 डालो, वेट, वेट ऑफ अ बॉडी, ये पहला फोर्स है, ठीक है। तो देखो वेट ऑफ द बॉडी, इसको हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी कह देते हैं, है ना। इट इज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, है ना। ये क्या है, इसमें लिखो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल, अरे यार, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, है ना। दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स, है ना। और यहां पे लिखो शोन बाई mg, शोन बाई mg, ठीक है। ये जो फोर्स होता है ना, ये हमेशा हमारी जो है बॉडी के नीचे लगता है हमेशा। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो आप खड़े हो, है ना, आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपके नीचे, है ना, ये फ्लोर है, फ्लोर पे खड़े हो, तो आपके नीचे हमेशा एक mg फोर्स लगता है, जो कि क्या होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है अर्थ का, है ना, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है अर्थ का। तो आप ऐसे देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं अच्छे से इसको थोड़ा बनाऊं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस करो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ खड़े हो, है ना, और ये आपका फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर ही खड़े रहोगे ना, धरती के ऊपर, तो ये मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है ना। तो आपके सेंटर ऑफ द बॉडी, है ना, आपका जो बॉडी है उसके सेंटर से हमेशा ये फोर्स लगता है mg का, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आपके सेंटर से हमेशा ये mg का फोर्स लगता है, आपके सेंटर ऑफ द बॉडी से, है ना, हमेशा जो फोर्स एक्ट करता है डाउनवर्ड्स, दैट इज द फोर्स ऑफ mg। इस डायग्राम को देख करके आप याद कर सकते हो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉर्मल रिएक्शन, है ना, नेक्स्ट इज नॉर्मल रिएक्शन। सेकेंड फोर्स डालो, नॉर्मल रिएक्शन, अरे यार, नॉर्मल रिएक्शन, ये भी क्या है, नॉर्मल फोर्स बोल दो या नॉर्मल रिएक्शन कह दो, ठीक है। सो देखो आप ऐसे याद रख सकते हो कि देखो नॉर्मल का जो मतलब होता है ना, नॉर्मल, अगर आप मैथ्स में थोड़ा सा पढ़ोगे ना, मैथ्स में जब आप कोनिक सेक्शन या स्ट्रेट लाइंस पढ़ोगे, तो नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ये आप याद रख लो, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ओके। नॉर्मल का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर। तो एक ऐसी फोर्स जो कि बॉडी के परपेंडिकुलर लगे, या फिर ऐसे लिख लो, द फोर्स
द फोर्स विच occurs the force which occurs due to the contact, ऐसे लिख दो, due to the contact between two bodies. ठीक है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. ये क्या है, नॉर्मल फोर्स से क्या होती है हमारी, बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्स होती है ना. कॉन्टैक्ट मतलब क्या हो गया, अगर मान लो एक बॉडी और दूसरी बॉडी आपस में एक दूसरे को टच कर रही है तो वैसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, राइट. सो आप यहाँ पे अगर इसका एग्जाम्पल देखोगे ना आपको समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल कि आप यहाँ पे खड़े हो, है ना, ये आपका ग्राउंड है, राइट. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो लाइक एयर है ना, आप ऐसे समझ सकते हो कि आप यहाँ पे खड़े हो और आप ग्राउंड से बेसिकली कांटेक्ट कर रहे हो ना. आप देख सकते हो कि ये जो ग्राउंड है, आप एक बात बताओ कि अगर आप खड़े रहते हो तो आपका कांटेक्ट किस चीज़ से रहता है, बॉडी का अर्थ के साथ ही रहता है ना. यानी ये जो अर्थ है ये इसके इस बॉडी के ऊपर एक इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करती है ना. इस तरीके से इस बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगता है. अर्थ बेसिकली अर्थ जो है वो एक्ट करती है. ठीक है, अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल रिएक्शन. और हमें पता है कि एक बॉडी के नीचे क्या लगता है, mg लगता है ना, सेंटर से. दैट्स वाई आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों सेम डायरेक्शन में ना, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं n इज इक्वल्स टू mg. तभी तो आप बैलेंस्ड रहते हो ना. अगर मान लो कोई सी भी फोर्स अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा कर दिया आपने, ठीक है, या फिर mg ज़्यादा कर दिया, तो आप इम्बैलेंस्ड हो जाओगे. आप स्पेस में क्यों फ्लोट करते हो, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी होती ही नहीं है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती ही नहीं है वहाँ पे. दैट्स वाई आप वहाँ पे फ्लोट करते हो. एस्ट्रोनॉट्स, यही रीज़न है एस्ट्रोनॉट्स का फ्लोट करने का. वहाँ पे ग्रेविटी होती ही नहीं है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता ही नहीं है वहाँ पे, है ना. तो दैट्स द रीज़न ऐसा फिनोमेना अकर होने का. ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन समझ में आ गया. ये हमारी एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है जो दो बॉडी के कॉन्टैक्ट से प्रोड्यूस होती है ना. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, mg, जो लाइक बॉडी के सेंटर से नीचे एक्ट करती है. नॉर्मल रिएक्शन और mg, ये बात आप याद रख लो. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे आप लिख लो कि नॉर्मल रिएक्शन एंड mg नॉर्मल रिएक्शन एंड mg, है ना, mg या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन mg आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बॉडी. ठीक है, परपेंडिकुलर टू द बॉडी. आप देख सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बॉडी के हमेशा परपेंडिकुलर लगी है ना. आप यहाँ पे देखो तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बॉडी के हमेशा परपेंडिकुलर लगती है. सिमिलरली mg की अगर आप बात करो तो mg भी बॉडी के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है. ठीक है, सो ये जो हमारे नॉर्मल रिएक्शन और ये जो हमारे ग्रेविटेशन फोर्स होते हैं ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वेट वाले, ये हमेशा बॉडी के परपेंडिकुलर लगते हैं. ओके, सो है ना, ये हो गया हमारा mg और नॉर्मल का थोड़ा सा लाइक ब्रीफिंग, है ना, नॉर्मल रिएक्शन और mg के बारे में. तो इसका बेसिकली क्वेश्चन हम लोग लॉज ऑफ मोशन में करेंगे. तो बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये होता क्या है, राइट. अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसका लाइक आपको यूज़ पूरे लॉज ऑफ मोशन में होगा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना. अगर यही समझ में नहीं आएगा तो फिर आपकी पूरी क्लास 12 की फ़िज़िक्स बर्बाद हो सकती है, या फिर क्लास 11 की भी, मतलब दोनों की जाएगी, क्लास 11 की भी क्लास 12 की भी. फ्री बॉडी डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना. ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD. ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, यहाँ पे लिखो, इट इज़ अ रफ डायग्राम, है ना, इट इज़ अ रफ डायग्राम
which shows all the forces acting on a body. डेफिनेशन का मतलब बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। ये क्या है, ये एक रफ डायग्राम है जो दिखाता है कि जितने फोर्सेस मतलब कितने सारे फोर्सेस एक पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का बस यही होता है काम, सारे फोर्सेस को एक पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर जो एक्ट कर रही है उसे दिखाना, है ना। तो देखो, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपको किसी भी चीज़ का बनाना है, किसी भी चीज़ का, तो पर्सनली मैं बता रहा हूँ आप उसे एक ना डॉट से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। डॉट, एक बॉडी को आप एक ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। डॉट से रिप्रेजेंट करो। अब यार इतना तो लाइक स्टेप आप सुन ही सकते हो ना, अब लिखने की क्या ज़रूरत है, बोर्ड्स थोड़ी ना है आपको लाइक लिख लिख के बताना पड़ेगा कि हाँ फ्री बॉडी डायग्राम में ऐसे ऐसे लिखना होता है, फिर स्टेप में डॉट से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। आप सुन के भी तो समझ सकते हो ना। तो देखो स्टेप क्या है ना कि सबसे पहले कोई भी बॉडी को ना डॉट से ऐसे रिप्रेजेंट करो, ठीक है। डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद आप इसको दिखाओ, इस बॉडी पे दिखाओ कि कितने सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, है ना। तो देखो मैंने हमेशा आपको बताया कि बॉडी अगर ये ग्राउंड है ना, अगर ये ग्राउंड है, आप हमेशा एक वर्चुअल ग्राउंड को अपने आसपास समझते रहना, ठीक है। आप हमेशा ये सोचना कि हमारे आसपास एक वर्चुअल ग्राउंड है नीचे, बार बार ऐसे ग्राउंड बनाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एक समझना कि हाँ ये जो बॉडी है ये ग्राउंड के ऊपर रखी गई है ना। हवा में तो रखोगे नहीं, ग्राउंड के ऊपर ही रखोगे। तो सबसे पहले आपको एक डॉट बना देना है और ये इमेजिन करना है कि आपने इस जो बॉडी है ग्राउंड के ऊपर रखा है इसको। तो ग्राउंड के ऊपर अगर रखा है तो मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट करते हैं। एक तो बॉडी के जो सेंटर से नीचे लगेगा वो है हमारा mg, है ना। और एक जो ग्राउंड और बॉडी के कांटेक्ट से जो ऊपर की तरफ लगेगा, जो ग्राउंड इसको देगा कांटेक्ट फोर्स, विच इज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन, है ना, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस तरीके से। सो यही होता है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, एक ऐसा डायग्राम जो एक हमें रफ आइडिया देता है सारे फोर्सेस जो एक बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ओनली नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। तो जैसे अगर मैं एक यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि लेट्स सपोज एक एग्जांपल यहाँ पे समझो कि हमारा एक यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक बॉडी लिया जिसका मास हमारा m है, ऑब्वियसली मास होगा तभी फोर्स लगेगा, मास हमारा m है। और इस डायरेक्शन में एक हमने फोर्स लगाया F, है ना, F। तो आपको बताना है ना, आपको यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। इस जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये जो F है ना, ये बेसिकली एक एंगल थीटा पे लग रहा है। यहाँ पे मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये जो F है ये एंगल बेसिकली थीटा पे इस बॉडी पे लग रहा है। तो आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो कैसे बनाओगे, बहुत ही आसान है, मैंने इसलिए आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसे आप ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। उसके बाद बेसिकली नीचे क्या लग रहा है इस बॉडी के, mg, है ना। और ऊपर क्या लग रहा है इस बॉडी के, नॉर्मल। आसान हो गया काम। अच्छा एक देखो, तो एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है थीटा एंगल पे। तो अब देखो इस फोर्स का आपको दो कंपोनेंट करना पड़ेगा, है ना। एक कंपोनेंट हो जाएगा अलोंग द एक्सिस ये वाला, और एक कंपोनेंट हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ये वाला। तो अलोंग द एक्सिस तो पता ही है कितना हो जाएगा, f cos थीटा, और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस पता ही कितना हो जाएगा, f sin थीटा। तो ये दोनों फोर्सेस आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो एक हमारा इस तरफ अलोंग द एक्सिस कौन सा फोर्स है, f cos थीटा, और एक हमारा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस मतलब नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, f sin थीटा। ये दिखाना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ड्रॉ एफ बी डी एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे कर देते हैं ना, एट ड्रॉ एफ बी डी एट
एट इक्विलिब्रियम, राइट। तो देखो ये जो बेसिकली हम लोग चीज़ पढ़ते हैं ना, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ लॉज ऑफ मोशन का है, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगर इक्विलिब्रियम का सीन है, यानी क्या है, आपस में सारे फोर्स बैलेंस्ड है, यानी ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल होगा, लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले फोर्स के इक्वल होगा, है ना। सो एट इक्विलिब्रियम मैं ऐसे दिखाता हूँ इक्विलिब्रियम का सिंबल, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम, अच्छा, ऊपर वाले फोर्सेस कितने हैं, दो फोर्सेस हैं, एन और एफ साइन थीटा, यानी एन टोटल फोर्सेस यही हो गया ना, एन प्लस एफ साइन थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के इक्वल हो जाएगा। ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा, और राइट वाला फोर्स लेफ्ट वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो राइट वाला फोर्स क्या है, एफ कॉस थीटा, है ना। और लेफ्ट वाला फोर्स क्या है, लेफ्ट में तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो फोर्स किसके इक्वल होता है, एम ए के इक्वल होता है। तो सिंपली आप ये लिख दोगे, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर दिस पर्टिकुलर केस। इक्विलिब्रियम में ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के इक्वल और लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले के इक्वल, सारे फोर्स को बैलेंस कर देना। एफ कॉस थीटा के बगल में कुछ नहीं था, इसलिए हमने डाला। हाँ पानी। ठीक है, राइट। सो ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम का कंडीशन, राइट। तो फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया आपको कैसे क्या होता है। फोर्सेस अगर हैं तो सारे फोर्सेस को बैलेंस कर दो। ऊपर में यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे थे, दो फोर्सेस को नीचे के इक्वल कर दिया। लेफ्ट और राइट में सिर्फ एक फोर्स लग रहा था, तो उसको एम ए के इक्वल कर दिया, ठीक है। बस अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके पर्टिकुलर, मान लो आपको नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू पूछता, मान लो आपको एक्सलरेशन का वैल्यू पूछता, तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप आंसर ले आते, है ना। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम आ गया समझ में, है ना। अब नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट इज तीसरे तरीके का फोर्स। तीसरे तरीके का जो फोर्स है दैट इज टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, या आप इसे स्ट्रिंग फोर्स कह सकते हो, धागा का फोर्स, है ना, स्ट्रिंग फोर्स। टेंशन फोर्स या स्ट्रिंग फोर्स, ये क्या होता है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल कि लेट सपोज कि एक हमारा, जैसे होता है ना कि आप किसी एक क्रिकेट बॉल को धागा से लटका देते हो, है ना। या फिर आप देखते हो कि लाइक जब कोई भी फंक्शन होता है घर में, तो वहाँ पे लाइक धागा से बहुत सारी चीज़ को आप लेट गो कर देते हो, है ना। तो बलून्स को जैसे आप लाइक धागे से वो हैंग कर देते हो, उसी तरीके से यहाँ पे एक केस इमेजिन करो। यहाँ पे एक केस इमेजिन करो। केस क्या है कि लेट्स से ये आपकी सीलिंग है ना, ये आपका सीलिंग है। सीलिंग मतलब दीवार, कुछ इस तरीके से है हमारा सीलिंग, ठीक है। और इस सीलिंग के ऊपर आपने एक रस्सी को हैंग किया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आपने एक मास को इस तरीके से इसके ऊपर लटकाया है, ठीक है। मतलब ये देख सकते हो कि ये जो मास है ये अटैच है इस थ्रेड से, है ना, स्ट्रिंग से। तो हमेशा याद रखना कि जो हमारी स्ट्रिंग फोर्स लगती है ना, टेंशन फोर्स या स्ट्रिंग फोर्स जो आप कह सकते हो, ये हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगती है, अवे फ्रॉम द मास लगती है, ऐसे इस डायरेक्शन में टेंशन। क्योंकि देखो जब भी आप किसी भी मास को किसी धागे से अगर आप लेट गो कर देते हो, है ना, हैंग कर देते हो, तो आप देखोगे कि उस धागे में थोड़ा सा टेंशन आ जाता है ना, फोर्स, आप थोड़ा सा हैवीनेस फील करते हो ना धागे में, राइट। तो वो हैवीनेस क्या है, वही तो फोर्स है, उसी को कहते हैं टेंशन। और जैसे अगर आप मास को निकाल दोगे, रिमूव कर दोगे, तो वो फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, तो आप कुछ भी फील नहीं करते हो। तो टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, है ना।
देख सकते हो कि मैंने कैसे यहाँ पे टेंशन को दिखाया है, अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। और अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ का आपको अगर एफ बनाने को दूँ, है ना, एफ बनाने को दूँ, तो एफ कैसे बनाओगे इसका? काफ़ी आसान है। एफ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो, आप एम को पॉइंट मास से ऐसे दिखा देना, है ना। इसके नीचे क्या लगेगा? mg। और ऊपर क्या लगेगा? इस बार ऊपर टेंशन लगेगा, है ना, नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा क्योंकि ये धागे से बंधा हुआ है, राइट। नॉर्मल रिएक्शन इस पर नहीं लगेगा, ठीक है, कांटेक्ट में है ही नहीं किसी के। आप एक बात बताओ, ये किसके कांटेक्ट में है? ये तो एयर में आप इसे लेट गो किए हो ना, आप इस जो मास है इसको एयर में लेट गो किए हो ना, तो कांटेक्ट है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ऊपर आप पे टेंशन लगता है। तो यहाँ से अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो T इज इक्वल्स टू mg हो जाएगा, ठीक है। सो ये होता है हमारा फोर्स ऑफ टेंशन, ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा टेंशन का फोर्स, समझ में आ गया। नेक्स्ट इज टेंशन हो गया, वेट हो गया, नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट कौन सा फोर्स है? नेक्स्ट इज फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन फोर्स। फोर्थ इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये हम लोग बेसिकली इसका जो डिटेलिंग है ये हम लोग करेंगे लॉज ऑफ मोशन में। इसका जो मेजर पार्ट है वो हम लोग लॉज ऑफ मोशन में करेंगे, ठीक है। देखो, फ्रिक्शन दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, एक होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा होगा इन दोनों को, बहुत आसान है समझना। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा एक ऐसा फोर्स होता है जो एक हमारा स्टैटिक बॉडी पे लगता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो हमारा मूविंग बॉडी पे लगता है ना। तो यहाँ पे लिख लो, एक्ट्स ऑन स्टैटिक बॉडी, है ना, मतलब स्टॉप्ड बॉडी, है ना। और यहाँ लिख सकते हो एक्ट्स ऑन मूविंग बॉडी, एक्ट्स ऑन मूविंग बॉडी, है ना। सो इस तरीके से हम लोग फ्रिक्शन को दो तरीके से दिखाते हैं। और ये तो लाइक 9th में आपने पढ़ा ही था कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेज मोशन, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज अ फोर्स दैट अपोजेज मोशन। अभी आप लोग ये पढ़ ले रहे हो ना, आपने 9th में पढ़ा था कि इट इज़ अ फोर्स दैट अपोजेज मोशन, बट आगे वाले चैप्टर में, आप आने वाले जो आगे 2-3 चैप्टर हैं उसमें आप पढ़ोगे कि फ्रिक्शन ही एक ऐसा फोर्स होता है जो हमें अलाउ करता है चलने में, है ना। मतलब हम लोग लाइक चल पा रहे हैं फ्रिक्शन के कारण। आप ऐसे समझो कि कोई भी चीज़ है ना, वो चल पाती है फ्रिक्शन के कारण। और यहाँ पे अपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि इट इज़ अ फोर्स दैट अपोजेज मोशन, यानी आप देख सकते हो कि ये दोनों काम कर रहा है। एक तरीके से आप पढ़ रहे हो कि ये मोशन को अपोज भी कर रहा है ना, इसका डिसएडवांटेजिंग फैक्ट। और एक तरीके पढ़ रहे हो कि आपको चलने में ही मदद करता है ना। सो आप दोनों तरीके से देख सकते हो कि ये बड़ा सा अजीब सा ये फोर्स है। तो ये हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये बेसिकली काम कैसे करता है, ठीक है। बट अभी के लिए आप ऐसे देखो, अगर मैं इसका एफ बनाऊँ, ठीक है, सॉरी एफ नहीं, अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊँ, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू पिक्चर बनाऊँ। सो लेट्स से कि एक बॉडी है हमारा, राइट, एक बॉडी है एम, और फ्रिक्शन आपको पता है ये हमेशा हमारा रफ सरफेस पे एक्ट करता है ना। यहाँ पे एक और चीज़ लिख लो, ऑलवेज एक्ट्स ऑन रफ सरफेस, ऑलवेज एक्ट्स ऑन रफ सरफेस, ठीक है। हमेशा जो है ये रफ सरफेस पे एक्ट करता है, कभी भी स्मूथ सरफेस पे ये एक्ट नहीं कर सकता, राइट। सो ये हमारा क्या हो गया, रफ सरफेस, है ना, दिस इज रफ। तो लेट्स से कि अगर ये बॉडी को
आप इधर की तरफ मूव करवाओगे तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा ना। तो पीछे की तरफ हमारा यहाँ पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग जाता है F, ठीक है, स्मॉल f से। उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, स्मॉल f से ऐसे दिखाते हैं। अगर यहाँ पे एक और केस लिखो, यहाँ पे अगर हमारा f स्टैटिक हुआ तो उस केस में जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा म्यू एस इंटू एन। और अगर हमारा f यहाँ पे काइनेटिक हुआ, मतलब अगर मूविंग बॉडी पे लग रहा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू के इंटू एन, ये हो जाएगा। यहाँ पे म्यू एस क्या है, यहाँ पे देखो म्यू एस क्या है, ये हम लोग बेसिकली लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट है। म्यू एस हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। और म्यू के क्या हो गया, म्यू के हमारा हो गया कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। म्यू के हो गया कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब ये हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। इसका जो वैल्यू है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऑलराइट। और एन का मतलब क्या हो गया भाई, एन का मतलब वही हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ठीक है, जो बॉडी के ऊपर लगता है, नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया। एन का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, जो हमारा एक बॉडी के ऊपर लगता है, राइट। सो यहाँ पे देख रहे थे ना, हाँ ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसका, ये जो ऊपर मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको करवाया ये वाला, अगर मैं इसका एक रफ फ्री बॉडी डायग्राम बताऊँ, अगर फिर से यहाँ पे देख लो, ठीक है, फिर से यहाँ पे देख लो एग्जांपल। अगर ये हमारा एक मास है m, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये ग्राउंड जो है ये रफ है, ठीक है, ये क्या है, रफ है, और ये अभी रेस्ट पे है, ठीक है, ये क्या है, रेस्ट पे है, ऑलराइट। और रेस्ट पे है तो मुझे इसका FBD बनाना है। FBD कैसे बनाऊंगा, FBD बनाने के लिए मैंने आपको बोला है जो भी मास है उसको ऐसे डॉट से दिखा देंगे, है ना। इस मास के ऊपर देखो तो ग्राउंड से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस तरफ, नीचे लगेगा हमारा mg, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा, नीचे क्या लगेगा, mg, है ना। अच्छा, इस बार देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को राइट की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँ, है ना, राइट की तरफ अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव करूँ तो इसके, क्योंकि रफ सरफेस है तो इसके लेफ्ट की तरफ हमारा एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। तो एट इक्विलिब्रियम मतलब जहाँ पे सारे फोर्सेस हमारे बैलेंस हो जाएं, तो यहाँ पे ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा, तो N = mg, है ना। और लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन = ma। राइट में कोई फोर्स नहीं था तो हमने ma लिख दिया। अब देखो यहाँ पे f की वैल्यू क्या लेंगे, म्यू एस इंटू एन लेंगे या म्यू के इंटू एन लेंगे। तो देख सकते हो कि यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे था आपका, है ना, तो आपके f की वैल्यू क्या लेंगे, म्यू एस इंटू एन लेंगे। म्यू एस इंटू एन = ma, तो म्यू एस और n की वैल्यू क्या थी हमारी, mg = ma। तो म्यू एस की यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, a/g, है ना। म्यू एस की वैल्यू क्या आ गई हमारी, a/g। ये होगी हमारी इस पर्टिकुलर चीज़ की फ्री बॉडी डायग्राम। समझ में आया, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए म्यू एस इंटू एन, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए म्यू के इंटू एन, ओके। सो दिस इज आवर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन खत्म हुआ, है ना। अब थोड़ा सा आ जाओ इधर, थोड़ा सा इधर आ जाओ। तो यहाँ पे हमारा हुआ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन खत्म, इतना ही आपको समझना था। अब इसकी जो डिटेलिंग है ये हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे इसमें डिटेल है, ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है फ्रिक्शन का, ये बहुत बड़ा एक अलग फोर्स है ना।
और लाइक ये कंफ्यूजिंग भी कभी कभी होता है, तो इसको आराम से हम लोग देखेंगे अपने लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में, ठीक है, राइट। ऑल राइट, सो ये तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, है ना। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के फोर्स में, डैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये लास्ट फोर्स है, और तो कोई आई डोंट थिंक कि और कोई मैंने रखा है नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। नेक्स्ट ये जो भी होगा 5th नंबर होगा, आई थिंक दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। 50 होगा ना। फोर्स कितना था ये, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लेट मी सी, टेंशन था ये, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाज 4 था, तो ये 5th है। फिफ्थ इज हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो ये जितने भी मैंने आपको फोर्स बताया है ना, ये फोर्स मैंने आपको जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बताया है। इसको हम लोग डेप्थ एनालिसिस का करेंगे पर्टिकुलर चैप्टर पे। जैसे देखो हम लोग फ्रिक्शन फोर्स का एनालिसिस करेंगे अपना लॉज ऑफ मोशन में, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हम लोग अपना डिटेल करेंगे अब सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो अभी बस जान लो कि ये होता क्या है, थ्योरी जान लो या फिर इसका फॉर्मूला देख लो कि आपको लाइक ये टर्म नया ना रहे आपके लिए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम बताने से अच्छा ना कि अभी बता देता हूँ फोर्सेस में, तो बेटर रहेगा कि आपके लिए ये चीज़ नई नहीं रहे, नहीं तो नई पढ़ोगे तो फिर कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। देखो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये तभी एक्ट करता है, ओनली एक्ट्स व्हेन अ बॉडी इज डूइंग मोशन in a circular manner, ठीक है। सर्कुलर मैनर में अगर एक बॉडी हमारा मोशन कर रहा है तो तब हमारा एक्ट करता है हमारा ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो अगर मैं इसका आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख लो कि इट ऑलवेज acts towards the center of circle। अब देखो मैंने क्या बोला कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स तभी एक्ट करती है जब एक बॉडी हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा रहता है, और इस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा हमारा सेंटर होता है, सर्कल के सेंटर के ओर होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑलराइट, सो लेट्स से इसको अपन थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि ये एक हमारा यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी है, और ये जो बॉडी है ये इसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर सर्कल का, ठीक है, ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है। ये जो बॉडी है इसका मास हमारा m है, ठीक है, ये जो बॉडी है इसका मास क्या है हमारा m है, और ये बॉडी इस सर्कल के ओर सर्कुलर मोशन कर रही है इस मैनर में, ठीक है, ये पूरे लाइन के सर्कल की ओर सर्कुलर मोशन कर रही है। तो इस बॉडी पे जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन लगता है ना, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, वो हमेशा हमारा इस डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में होता है? इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में। इसे हम लोग दिखाते हैं एफ सी से। एफ सी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स,
है ना। लेट्स इमेजिन कि ये जो मास है ये एक सर्कल के इस तरीके से ये गोल गोल घूम रही है ना, वेलोसिटी से। लेट्स से इसकी वेलोसिटी हमारी v है, ठीक है। ये जो मास है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, देन तब, ठीक है, देन सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वैल्यू होता है ना, दैट इज mv² बाई r। ये होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है विद सम वेलोसिटी v, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा उस सर्कल के सेंटर की ओर एक्ट करेगा। आप देख सकते हो Fc मैंने सेंटर की ओर लगाया है, और फोर्स की जो वैल्यू होगी, Fc की जो वैल्यू होगी, दैट विल बी mv² बाई r, ठीक है। ये होता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सप्लोरेशन, राइट, है ना। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पांचवें तरीके का फोर्स। तो यहाँ पे हमने सारे तरीके के फोर्स जो कि एक बॉडी के ऊपर लगते हैं हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो नॉर्मल देख लिया, टेंशन देख लिया, mg देख लिया, देन फ्रिक्शन देख लिया, और ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स देख लिया, राइट। अब देखो यहाँ पे हम लोग आते हैं ब्लॉक ऑन ब्लॉक का FBD, है ना। यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालो, हेडिंग में लिखना इंपॉर्टेंट है, ये भी समझना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान से देखना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नॉर्मल रिएक्शन, डायरेक्शन ऑन, नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन इन ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिस्टम्स। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन का जो डायग्राम होगा, लाइक जो नॉर्मल रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरीके की होगी जब एक के ऊपर एक ब्लॉक हमारा रहेगा। तो देखो ध्यान से, ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा ब्लॉक बनाया, ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक छोटा सा ब्लॉक बनाया। इसका मास मान लेते हैं m1, इसका मास मान लेते हैं m2, और ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। अब ध्यान से देखना गाइस, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे इसे। अब देखो तो तुम सबसे पहले ये समझो, हाँ, तुम सबसे पहले ये समझो कि m1 पे कौन सी फोर्स लगेगी, ये बताओ। m1 वाला जो ब्लॉक है उस पे कौन सी फोर्स लगेगी, बताओ। तो अगर आप बोलोगे तो m1 पे m2 के कांटेक्ट के कारण, ये देख सकते हो m1 और m2 कांटेक्ट में है ना, ये देखो m1 और m2 कांटेक्ट पे है। तो m1 में m2 के कांटेक्ट के दौरान, m2 के कांटेक्ट के कारण एक ऊपर यहाँ पे फोर्स लगेगी हमारी n1, है ना, n1 ड्यू टू m2, है ना। और m1 पे एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगी ऐसे, m1g, बोलो, है ना, नीचे की तरफ लगेगी ना फोर्स, वो तो सब पे लगती है, mg तो सब पे लगेगी। तो ये जो m1 है मास, इसके ऊपर एक n1 लगेगा ड्यू टू m2 क्योंकि कांटेक्ट में थे, और एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा m1g, राइट। अब देखो, अब ये तो हमारा n1 का FBD हो गया। अब m2 पे आते हैं ना, m2। तो m2 पे अगर ध्यान से देखो तो m2 पे ग्राउंड के कारण, m2 और ग्राउंड किस में है, कांटेक्ट में है, राइट। m2 और ग्राउंड देख सकते हो ना, कांटेक्ट में है ना। तो m2 पर ग्राउंड के कारण एक ऊपर n2 फोर्स लगेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्यू टू ग्राउंड, है ना, और एक नीचे लगेगा m2g, राइट। लेकिन
यहाँ पे यहीं पे कंसेप्ट, इतना तो सबको समझ में आ गया राइट, इतना तो मैंने सबको समझा दिया कि ये तो सबको आ ही रहा होगा। मैंने बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखा, m1 पे कॉन्टैक्ट फोर्स n1 लग रहा था ड्यू टू m2 और m1g लग रहा है ड्यू टू इट्स ओन वेट, m2 पे कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है n2 ड्यू टू ग्राउंड और m2g ड्यू टू इट्स ओन वेट। लेकिन m2 पर एक और फोर्स लगेगा, है ना। कौन सा फोर्स लगेगा? कौन सा फोर्स लगेगा बताओ बताओ, कौन सा फोर्स लगेगा? m2 पर m1 के कारण, है ना, m2 पर m1 के कारण एक और फोर्स लगेगा n1, क्योंकि देखो m2 n1 के ऊपर क्या लगाया, m1 के ऊपर n1 लगाया, तो n1 को अच्छा नहीं लगा, तो m1 में भी m2 के नीचे एक वो लगा दिया, n1 लगा दिया, रिवर्स कर दिया, है ना, फोर्स को। ये कंसेप्ट होता है। जैसे आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे m1 के ऊपर मैंने एक n1 फोर्स लगाया है ना, नॉर्मल रिएक्शन, मास 1 के ऊपर मैंने एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया, वो नॉर्मल रिएक्शन किसके कारण आया था? m2 के कारण आया था। क्यों? क्योंकि m1 और m2 आपस में कांटेक्ट में थे, तो मास 1 को अच्छा नहीं लगा कि उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आ गया m2 के कारण, तो उसने क्या किया, उसने यही नॉर्मल रिएक्शन को दोबारा m2 पे ऐसे लगा दिया n1 ऐसे करके। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था। तो m2 पे एक इस तरीके से नीचे नीचे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी n1, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्यू टू m1, ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसका FBD बनाऊं, है ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूं FBD ऑफ m1, अगर मैं यहाँ पे m1 का FBD बनाऊं तो क्या करूंगा, सबसे पहले एक डॉट बना दिया, m1 पे देखो ऊपर एक फोर्स लग रहा है हमारा n1 m2 के कारण, है ना, और एक नीचे फोर्स लग रहा है m1g, बस इस पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा। अरे यार थोड़ा सा बड़ा बना देता है इसे मैं। ठीक है, और एक नीचे हमारा फोर्स लग रहा m1g। ऑलराइट, सो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, ये n1 इज इक्वल्स टू m1g। ऑलराइट, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी FBD ऑफ m1। अब आते हैं हम लोग FBD ऑफ m2। यहाँ पे देखो FBD ऑफ m2, m2 पे देखो। ठीक है, तो m2 पे अगर ध्यान से देखो तो m2 पे एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n2 और एक नीचे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n1 और एक m2g लग रहा है, राइट। तो देखो नीचे हमारा m2 पे बेसिकली दो फोर्स लग रहा है, एक n1 लग रहा है ड्यू टू m1 और एक m2g लग रहा है ड्यू टू इट्स ओन वेट। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे किसका डॉट बनाया तो ऊपर हमारा एक लग रहा है n2 ड्यू टू ग्राउंड, नीचे एक लग रहा है हमारा m2g ड्यू टू इट्स ओन वेट, और एक हमारा नीचे लग रहा है n1 ड्यू टू m1, राइट। सो अगर मैं इक्विलिब्रियम लिखूँ, है ना, एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे देखो एट इक्विलिब्रियम, नीचे वाले फोर्सेस को इक्वल ऊपर वाले फोर्सेस के इक्वल कर दो, तो ये हो जाएगा n1 प्लस n1 और ये m2 है ना, हाँ, n1 प्लस m2g इज इक्वल्स टू n2, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, राइट। बस इतना ही होता है और कुछ नहीं, यही होता है ना। सो देखो आपके लिए मैं एक होमवर्क दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक होमवर्क मैं आपके लिए दे देता हूँ, दिस विल बी योर होमवर्क, है ना। यस, सो होमवर्क देखो क्या है, होमवर्क में कुछ इस तरीके का मैंने सिस्टम बना लिया अपना। ठीक है, स्टेप वाइज मैनर में। ठीक है, दिस इज m1, दिस इज m2 एंड दिस इज m3, है ना, ये हमारा ग्राउंड हुआ। ऑलराइट,
आपको यहाँ पे ड्रॉ द FBD, आपको यहाँ पे FBD बनाना है, राइट? FBD, ड्रॉ दी FBD। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है? यहाँ पे मुझे वर्टिकल वाला FBD से कोई मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला FBD से मतलब है, क्योंकि देखो वर्टिकल में तो सब में इक्वली लगेगा ना यार। यहाँ पे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ नीचे M1G, है ना? या फिर एक काम करो, आप सब निकाल के लाओ, ठीक है? कोई नहीं, चलो आप इसका FBD पूरा बना के लाना, ठीक है? इसमें नॉर्मल रिएक्शन देख लेना कैसे कैसे लगेगा, किस पे किसके कारण नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, राइट? आप एक बार इसको पूरा सा अच्छे से देख के लाओगे, ठीक है? तो पूरी इसकी FBD आप बना के लाना अच्छे से, ऑलराइट? बहुत आसान है ये, काफ़ी आसान है। अगर आपको ऊपर वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया तो ये काफ़ी आसान है, ठीक है? सो यस, ये तो हमारा हो गया ब्लॉक ऑन ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन का केस, ठीक है? अब हम लोग ज़रा आते हैं अपना इंक्लाइन प्लेन पे, राइट? ये हमारा लास्ट टॉपिक, आई थिंक, लेट मी सी इफ दिस इज आवर लास्ट टॉपिक और नॉट। यस, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, ओके? यस, उसके बाद ये फोर्सेस वाला जो है, हाँ, वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, ठीक है? एक सेकेंड, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन कॉन्सेप्ट, ऐसे लिख लो, इंक्लाइन प्लेन कॉन्सेप्ट, जैसा बुक में लिखा हुआ वैसे मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, ठीक है? इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट। सो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, राइट? जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि अब मज़ा आएगा, ठीक है? जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है? कुछ ऐसा, ऑलराइट? कुछ इस तरीके का हमारा इंक्लाइन प्लेन दिखता है, एंड दिस इंक्लाइन प्लेन लेट्स से इज मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है? दिस इंक्लाइन प्लेन इज मेकिंग एन एंगल थीटा, और मान लेते हैं कि इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ना मैंने एक मास रखा इस तरीके से, मास, ठीक है? और ये जो सरफेस है ये रफ है, मज़ा आएगा ये करने में, ठीक है? ध्यान से देखना, एक मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, रफ है। तो मुझे बताओ इसका FBD कैसे बनेगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट ये लगता है, आप ध्यान से समझना, ठीक है? ध्यान से देखना, ऑलराइट? देखो हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले तो हम लोग बेसिक से एकदम शुरू करते हैं। देखो मास जो है वो इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट पे, तो इसके ऊपर एक हमारा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, बहुत बेसिक हुआ, और इसके सेंटर से एक नीचे हमारा mg लगेगा, है ना? इसके सेंटर से हमारा एक, लेकिन आप ध्यान से देखोगे ना, रुको मैं बता रहा हूँ, देखो थोड़ा सा मुझे इसे इरेज करने दो, तो देखो ध्यान से देखना, ठीक है? ये इसका हुआ, ये इसका सेंटर पॉइंट हुआ, ठीक है? ऑलराइट? अगर आप इमेजिन करो कि ये इंक्लाइन प्लेन नहीं रहता, तो हवा में अगर इस बॉक्स को मैं अगर छोड़ता तो इस पे mg कुछ ऐसे लगता है ना, सोचो, आप ही सोचो ना, ऐसे लगता ना? और नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता, मैं फिर से दिखाता हूँ, ठीक है? ऐसे लगता mg, है ना? और नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता, ऐसे लगता। तो आप देख सकते हो, इस बार आप ध्यान से देखो कि इंक्लाइन प्लेन में आप नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg नहीं लिख सकते हो, है ना? नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो?
बताओ क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि इस बार ये जो mg है ना, ये एक एंगल पे लग रहा है। ये सेंटर से अगर मैं बात करूं तो अगर मैं यहाँ से सेंटर से एक स्ट्रेट ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन सेंटर से ड्रॉ किया है ना, तो आप देख सकते हो कि इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा ना वो नॉर्मल से मैच करेगा। देखो मैं इसको जूम करूं तो ये लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा ना mg का, ये लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वही ये नॉर्मल रिएक्शन से मैच करेगा। समझ में आया? लेकिन ये लाइन के अलोंग जो हमारा कंपोनेंट है, ये वाला लाइन के अलोंग, दूसरा कलर से दिखा रहा हूँ, ये वाले लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट है हमारा वो mg है। ये वाला कंपोनेंट हमारा ये वाला कंपोनेंट से मैच करेगा ना, स्ट्रेट मैचिंग होती है ना, बॉडी के परपेंडिकुलर जो फोर्सेस होते हैं वही उन्हीं से मैच हम लोग करते हैं। तो ये बॉडी के कहाँ परपेंडिकुलर है? ये बॉडी से तो कुछ एंगल बना रहा है। लेट दिस एंगल बी थीटा। ये जो एंगल बना रहा है ना बॉडी से, इससे हम लोग मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो अगर आप देखो, अगर यहाँ पे आप फोर्स को रिजॉल्व करो तो mg का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ना, दिस विल बी mg cos थीटा, है ना। mg का अगर आप देखो अलोंग द एक्सिस ये वाला कंपोनेंट हो गया, और mg का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, दिस विल बी mg sin थीटा, mg sin थीटा। ये अगर आपने सीख लिया तो आपका इंक्लाइन प्लेन वाला सवाल हो गया। इंक्लाइन प्लेन में हमेशा आप ऐसे याद रख सकते हो, है ना, इंक्लाइन प्लेन में हमेशा आप ऐसे याद रख सकते हो कि बॉडी के नीचे लगने वाला जो फोर्स होता है दैट इज नॉट mg बट mg cos थीटा, और एक बॉडी के अलोंग द इंक्लाइन, है ना, अलोंग द एक्सिस या अलोंग द इंक्लाइन, ऐसे कह सकते हो कि अलोंग द इंक्लाइन ये फोर्स लग रहा है ना, mg sin थीटा कहाँ लग रहा है? अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग है ना, अलोंग इंक्लाइन क्या लग रहा है हमारा? mg sin थीटा, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग फोर्स को यहाँ पे बैलेंस करते हैं, राइट। अब देखो, अगर यहाँ पे एक फोर्स हमारा mg sin थीटा लग रहा है तो ये बॉडी मूव करना शुरू करेगा लेफ्ट पे, क्योंकि इसके पास एक मास है ना, इसके पास मास था ना, तो ये लेफ्ट मूव करना शुरू करेगा। तो अगर ये बॉडी लेफ्ट मूव करेगा और ये सरफेस रफ है तो आपको पता है यहाँ पे क्या लगेगा? एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, है ना। तो इस तरफ हमारा एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी म्यू इंटू एन। अब म्यू एस एन या म्यू के एन वो हमें नहीं पता, ये क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि बॉडी रेस्ट पे या मूविंग है, बट यहाँ पे एक फ्रिक्शन की वैल्यू लग जाएगी हमारी F इज इक्वल्स टू म्यू एन, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि mg इस बॉडी पे हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन डायरेक्टली नीचे नहीं लग रहा। अगर आप इस इंक्लाइन प्लेन को हटा दोगे, इनविजिबल कर दोगे, तो ये कुछ इस तरीके से नीचे गिरेगा, लेकिन इसका कंपोनेंट जो है वो n के अलोंग एक्ट कर रहा है। तो यहाँ से अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूँ फोर्स का, राइट, ध्यान से देखना, अगर मैं इस फोर्स का इक्वेशन लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? n, इस बार जो n होगा उसका वैल्यू हो जाएगा mg cos थीटा के इक्वल, है ना, और फ्रिक्शन का जो फोर्स का वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा mg sin थीटा के इक्वल। ये कॉन्सेप्ट होता है, बस कुछ नहीं, आप सॉल्व कर देना है, राइट। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, इसका इंक्लाइन प्लेन का ये कॉन्सेप्ट होता है, राइट। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। अब जैसे देखो, मैं अगर आपको एक एग्जांपल कराता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। मिल गया, बहुत अच्छा एक एग्जांपल मिला मुझे। आप मुझे ये सवाल करके लाना, ठीक है। क्वेश्चन है ये, आप खुद से करके लाओगे, होमवर्क है ये आपका।
ऑलराइट, ये एक इंक्लाइन प्लेन है। दिस इज मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री। यहाँ पे इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मैंने एक 5 किलो का बॉक्स रख दिया, ठीक है। 5 केजी का मैंने इसके ऊपर एक बॉक्स रखा है, सॉरी ब्लॉक रखा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 केजी, ठीक है। 5 केजी का मैंने उसके ऊपर एक मास रखा है। आपको बताना है मुझे, और ये सरफेस रफ है, ठीक है। ये सरफेस क्या है? रफ है, ठीक है। ये सरफेस रफ है, 37 डिग्री है ना। यहाँ पे आपको मुझे बताना है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का आप मुझे कोफिशिएंट बताओगे, और इसका जो आंसर है, ठीक है, ठीक है, इसका जो आंसर है ना, आंसर इज 0.75। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन करके लाओगे। और चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, वैसे मैथ्स का चीज़ है बट स्टिल यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो बॉक्स में बता रहा हूँ 37 डिग्री और 53 डिग्री का ट्रायंगल, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। देखो अगर हम लोग बात करें (53 डिग्री का ट्रायंगल, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ये देखना 53 डिग्री का जो ट्रायंगल है ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा। आपको वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। ये देखो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये होगा हमारा हाइपोटेनस, इसका वैल्यू हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 4, एंड दिस इज 90 डिग्री। ये होता है हमारा 53 डिग्री का ट्रायंगल, ठीक है। और 37 डिग्री का जो ट्रायंगल होता है वो हमारा कुछ ऐसा होता है। ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 4, ये हो गया हमारा 3। जस्ट अपोजिट है, देख सकते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे वैल्यूज भी निकाल सकते हो। यहाँ पे आप cos 53 देन tan 53, ये सब की वैल्यूज़ आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे sin 37, ठीक है, फिर cos 37, ये सब की वैल्यूज़ आप यहाँ से निकाल सकते हो आराम से ट्रायंगल को देख करके, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे वैल्यू बता दिया है, 53 डिग्री और 37 डिग्री का ट्रायंगल ऐसा दिखता है, ठीक है। सो ये होमवर्क है, ये आप करके लाओगे और आंसर इज 0.75, राइट। चलो तो ये हमारा फोर्सेस वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फोर्सेस ज़्यादा हम लोग नहीं देखेंगे। मैंने आपको जितने तरीके के फोर्सेस थे वो मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ है ना। जितने तरीके के फोर्सेस फिजिक्स में एग्जिस्ट करते हैं मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। रेजोल्यूशन से स्टार्ट किया था, आपको लाके मैंने यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन वाले सवाल में कंप्लीट किया है और एक होमवर्क भी दिया, ठीक है, राइट। सो मेजरली जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया, बट इसका जो डिटेलिंग है और जो क्वेश्चन है वो हम लोग लॉज ऑफ मोशन में देखेंगे, ठीक है, अच्छे से। बट फॉर द सेक ऑफ जस्ट गिविंग इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके लिए नई नहीं होनी चाहिए। पहली बार पढ़ते हो तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ,
ठीक है, चलो इसका जो डिटेलिंग है ये हम लोग लॉज ऑफ मोशन में करेंगे, राइट। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।